हेलो बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 8th का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स चल रहा है। तो इसमें आज हम सभी लोग डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स पढ़ेंगे। इसके पहले हम सभी लोग थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स पढ़ चुके हैं। अब आइए हम सभी लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस देखते हैं। देखा इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक में पहले इसमें दिया है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? लीनियर और लाइटली क्रॉस लिंक पॉलीमर्स फ्रॉम द क्लास ऑफ प्लास्टिक्स। यानी जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो उसके पॉलीमर लीनियर या फिर लाइटली क्रॉस्ड पॉलीमर्स के रूप में अरेंज होते हैं। और ये क्या होते हैं? हाईली क्रॉस्ड पॉलीमर्स के रूप में अरेंज होते हैं, यानी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है, थर्मोप्लास्टिक जो होता है लीनियर या लाइटली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर से बना होता है प्लास्टिक्स। और इसमें क्या होता है? हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के द्वारा ये बना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देते हैं, दे कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग एंड मोल्डेड इनटू डिजायरेबल शेप्स। दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी जो थर्मोप्लास्टिक्स होता है उसे हम मेल्ट करके गर्म करके अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार आकृति दे सकते हैं। और एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी ये पुनः उस रूप में प्राप्त हो जाता है। किंतु दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड बाई रीहीटिंग, और इन्हें हीट दे करके रीमोल्ड नहीं किया सकता, यानी पुनः पुरानी अवस्था में प्राप्त नहीं किया सकता। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है, यानी कम ही टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं। दे कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट लॉसिंग देयर शेप, यानी जबकि इन्हें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है तब जा कर के क्या होते हैं? पिघलते हैं और बिना अपने शेप को बदले। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड एलडीपीई लो डेंसिटी पॉली एथाइलिन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, यानी थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल पीवीसी है और एलडीपीई है। और मेलानिन एंड बैकेलाइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल मेलामाइन और बैकेलाइट है। अब उसके बाद हम सभी लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, यानी जो प्लास्टिक्स होते हैं वो अक्रिय होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, और जो पानी और हवा से अभिक्रिया नहीं करते हैं। दे डू नॉट कोरोड इजिली बट आर हीट सेंसिटिव एंड मेल्ट अपॉन हीटिंग, यानी ये आसानी से बिगड़ते नहीं हैं लेकिन हीट के प्रति सेंसिटिव होते हैं और आसानी से मेल्ट कर जाते हैं हीट पे। फिर लिखा है प्लास्टिक आर लाइट वेट, यानी प्लास्टिक जो होता है हल्के होते हैं, स्ट्रांग मजबूत होते हैं एंड ड्यूरेबल टिकाऊ होते हैं। दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स एंड साइज, इन्हें आसानी से विभिन्न प्रकार के शेप एंड साइज में बनाया जा सकता है। एंड दस आर यूज टू मेक डिफरेंट हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इस कारण इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के घर गृहस्थी के सामान और औद्योगिक उत्पाद बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर यूज्ड एंड इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल सप्लाई एप्लियंसेज कॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, यानी जो प्लास्टिक्स होते हैं वो विद्युत के एक तरह से कह सकते हैं कुचालक होते हैं एंड और इन्हें यूज किया जाता है इंसुलेटर के तौर पे यूज किया जाता है किसमें? संधारित्र में, यानी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेज में, यानी संधारित्र रस्सी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज कॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रिक वायरिंग्स, और विद्युत तारों में। फिर लिखा है प्लास्टिक हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, दिस प्रॉपर्टी मेक देम आइडियल फॉर द फॉलोइंग पर्पज,
पर्पचेज, यानी प्लास्टिक जो होता है वो लो थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, इस कारण इसे निम्नलिखित पर्पज के लिए निम्नलिखित पर्पज के लिए लाया जाता है। क्या है? मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेसल्स, यानी जो बनाने के वेसल्स होते हैं, खाना बनाने के, उसमें जो हैंडल्स होता है उसका उपयोग किया जाता है प्लास्टिक का। मेकिंग कंटेनर सुटेबल फॉर माइक्रोवेव, और जो कंटेनर्स होते हैं माइक्रोवेव के, उसमें यूज किया जाता है। प्लास्टिक आर इंसॉल्युबल इन वाटर एंड हेंस दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, बकेट्स एंड कंटेनर्स। जो प्लास्टिक होता है वो पानी में अघुलनशील होता है, इस कारण इसका उपयोग प्लास्टिक के बॉटल्स, बाल्टी, बकेट्स एंड कंटेनर, यानी कंटेनर का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद यह है प्लास्टिक, मतलब जो प्लास्टिक्स होता है, प्लास्टिक वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इस कारण प्लास्टिक के बॉटल्स बनाए जाते हैं, बकेट, बाल्टी बनाए जाते हैं एंड कंटेनर्स बनाया जाता है, यानी बर्तन बनाए जाते हैं। फिर लिखा है प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, यानी प्लास्टिक और इन्वायरमेंट का क्या संबंध है, और प्लास्टिक किस तरह से इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, वो हम सभी लोग इसमें पढ़ते हैं। प्लास्टिक दो पढ़ सकते हैं, दो कंसिडरेबल एज द वंडरफुल मटेरियल, यानी जो प्लास्टिक्स होता है, यद्यपि जो प्लास्टिक होता है इसे एक प्रकार का आश्चर्यजनक पदार्थ माना गया है या समझा गया है। पोज मेनी इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड हेल्थ हजार्ड्स, प्लास्टिक्स आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जो प्लास्टिक्स होता है वो विभिन्न प्रकार की परेशानी, खतरा इन्वायरमेंट के लिए पैदा करता है और हेल्थ के लिए खतरा पैदा करता है। प्लास्टिक आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जो प्लास्टिक्स होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद लिखा ए मटेरियल इज टर्म्ड एज बायोडिग्रेडेबल, यानी ऐसे मटेरियल जिन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं क्या होते हैं, लिखा हुआ है इफ इट इज डिकम्पोज विद इन द इन्वायरमेंटल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेपर, क्लॉथ, लेफ्ट ओवर फूड, पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, यानी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं उनको जो नाम दिया गया है वो क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो एयर, वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज या नष्ट नहीं होते। जैसे जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो एयर, वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से डिकम्पोज किया जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल। यानी बायोडिग्रेडेबल ऐसे पदार्थ होते हैं जो एयर, वाटर और सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, यानी जैव निम्नीकृत पदार्थ। और इसके एग्जाम्पल है पेपर यानी कागज, क्लॉथ कपड़े, लेफ्ट ओवर फूड अवशेष बचा हुआ भोजन, पील्स ऑफ फ्रूट्स भोजन के फल के छिलके, एंड वेजिटेबल और फल के छिलके आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के एग्जाम्पल है पेपर, क्लॉथ, लेफ्ट ओवर फूड, पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स etc। अब देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसको कहते हैं अनिम्नीकृत जैव पदार्थ या अनिम्नीकृत पदार्थ, जिसको ऐसे पदार्थ या ऐसे मटेरियल जिनका डिकम्पोजिशन या जिन्हें
माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं नष्ट किया जा सकता उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट बी इजीली डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेसेस। प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का एग्जाम्पल दिया है प्लास्टिक्स, ग्लास एंड मेटल्स। फिर लिखा है प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर्स टू डिग्रेड, यानी जो प्लास्टिक होता है उनको नष्ट होने में या ख़त्म होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। देयर डिस्पोजल लीड्स टू इन्वायरमेंटल हजार्ड्स लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, यानी जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का डिस्पोजल इन्वायरमेंट्स के लिए खतरा पैदा करता है, वाटर यानी पानी, वायु और उसके साथ साथ सॉइल में पोल्यूशन पैदा करता है, और एयर में भी और वाटर में पोल्यूशन पैदा करता है। प्लास्टिक इम्पोज ए सीरियस इन्वायरमेंटल थ्रेट इन द फॉलोइंग वेज, यानी जो प्लास्टिक्स होता है वो सीरियस इन्वायरमेंटल थ्रेट पैदा करता है, जो नीचे दिया गया है। क्या है? पहला लिखा है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेज मेनी टॉक्सिक गैसेज द पॉल्यूट द एयर एंड काज हीटिंग ब्रीदिंग हजार्ड्स लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। जो बर्निंग प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को जलाने से विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक गैस निकलते हैं जो एयर को क्या करता है? प्रदूषित करता है, और हमारे लिए क्या करता है? सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है? अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं। फिर लिखा हुआ इफ बुरीड या ब्यूरीड पढ़ते हैं इन सॉयल दे हाइंडर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन वाटर विच आल्सो अफेक्ट्स वाटर टेबल और द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर हम सॉइल में क्या करें, इस प्लास्टिक को गाड़ दें या दफना दें तो क्या करता है? ये पानी के एब्जॉर्प्शन को, यानी जो रेन वाटर होता है उसके एब्जॉर्प्शन को ग्राउंड वाटर में होने से रोकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यह प्रभावित करता है। फिर उस पर लिखा है प्लास्टिक्स डैम्प्ड इन वाटर बॉडीज आर थ्रेट टू द एक्वेटिक लाइफ। अगर प्लास्टिक को हम पानी में इकट्ठा करें तो वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ होता है वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। व्हेन एनिमल्स एक्सीडेंटली swallow polythene bags while trying to eat waste food thrown in it they make choke to death, यानी जो एनिमल्स होते हैं अगर अचानक जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसे खा लें तो उनका क्या होता है? इंटेस्टाइन वाला पार्ट या एलिमेंट्री कैनाल चोक हो जाता है, जिसके कारण वो मर जाते हैं। इसीलिए हम बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि कभी भी पॉलीथीन में खाने का सामान ना फेंके, जिससे क्या होता है? कोई गाय, भैंस, बकरी यानी जो कैटल्स होते हैं उन्हें खा लेते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हमें इस चीज़ से बचना है तो हमें पॉलीथीन का उपयोग कम करना है, और पॉलीथीन में किसी भी भोज्य पदार्थ को बाहर नहीं फेंकना है, नहीं तो आप किसी गाय का जान ले सकते हैं, किसी जंतु का जान ले सकते हैं। फिर लिखा हुआ है केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक क्लॉक्स ड्रेन्स एंड सीवर लाइन्स, यानी जो डिस्पोजल ऑफ, क्या अगर असावधानी पूर्वक अगर प्लास्टिक का हम डिस्पोजल करते हैं तो क्या करता है? सीवर लाइन्स को क्या करता है? और ड्रेन्स को चोक कर देता है। फिर लिखा वेज टू मिनिमाइज डैमेज टू द इन्वायरमेंट, यानी कुछ रास्ते ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने पर्यावरण को डैमेज होने से प्लास्टिक से बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं। क्या है? सम वेज टू मिनिमाइज डैमेज टू आवर इन्वायरमेंट आर एज फॉलोज, कुछ रास्ते ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंट के डैमेज को कम कर सकते हैं, जो नीचे दिया गया है। ऑलवेज फॉलो द 4R प्रिंसिपल, यानी हमें हमेशा 4R प्रिंसिपल का अनुसरण करना चाहिए। पहला क्या है इसमें लिखा हुआ है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर, यानी हमें जो प्लास्टिक्स होता है उसका यूज कम करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। रीयूज, अगर ले लिए हैं तो उसका बार बार यूज करें, और अगर यूज कर चुके हैं, टूट फूट गया है तो उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दें, बेच दें, ताकि रिसाइकिल होकर के न्यू सब मटेरियल बन सके। एंड रिकवर, और हमें उसे क्या करना चाहिए? रिकवर करना चाहिए। टू मिनिमाइज द डैमेज कॉज टू द इन्वायरमेंट, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड अडॉप्ट द प्रिंसिपल दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और एक
रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी नागरिक होने के कारण हमें चाहिए कि जो 4R प्रिंसिपल है उसे हम अपनाएं, जिससे क्या होगा, एक अच्छे आदत का विकास होगा और जिसके कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बच सकेगा और इस प्रोसेस को हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कह सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, यूज कॉटन और जूट बैग्स व्हेन यू गो टू आउट फॉर शॉपिंग। और उसके साथ साथ जब हमें बाहर शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, सामान खरीदने के लिए, तो हमें पॉलीथीन बैग्स का यूज न करके हमें कॉटन या जूट का बैग साथ में ले जाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। दे आर रीयूजेबल एज वेल एज बायोडिग्रेडेबल। और उसके साथ साथ ये क्या है, ये जो है रीयूजेबल यानी पूरा इन्हें यूज किया जा सकता है और उसके साथ साथ ये बायोडिग्रेडेबल भी हैं। इन्हें जहाँ फेंका जाएगा उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सड़ा करके नष्ट करके सॉइल में मिला देंगे और किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। फिर उस पर नेक्स्ट क्या दिया है, थ्रो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पर आप सभी लोगों को 2 किट दिख रहा होगा, 2 बॉक्स दिख रहे हैं, 2 बॉक्स दिख रहे हैं। इसमें एक ग्रीन है और एक क्या ब्लू है। जो ग्रीन वाला है उसमें रखना चाहिए हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, और जो ब्लू वाला है उसमें रखना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। यानी हमारे घरों में 2 बॉक्स होना चाहिए, ग्रीन एंड एक ब्लू, और ग्रीन वाले में हमें बायोडिग्रेडेबल को रखना चाहिए और ब्लू वाले में नॉन बायोडिग्रेडेबल को रखना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है, थ्रो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली, यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें सेपरेटली फेंकना चाहिए, रखना चाहिए। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन फॉर द कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज रेस्पेक्टिवली विच शुड बी फॉलोज मैंडेटोरियली। यानी जो हमारे नगर निगम होते हैं, नगर निगम हमें निर्देशित करता है कि हमें एक ग्रीन और एक ब्लू डस्टबिन का यूज करना चाहिए, जिसमें ग्रीन वाले में हमें बायोडिग्रेडेबल और ब्लू वाले में नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को डालना चाहिए। फिर क्या लिखा है, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके हमें क्या करना चाहिए, कम से कम प्लास्टिक मटेरियल का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूज ए स्टील लंच बॉक्स इन इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन, यानी हमें प्लास्टिक के लंच बॉक्स के बजाय हमें स्टील लंच बॉक्स यूज करना चाहिए। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, प्लास्टिक का यूज भी कम करेंगे और सेहत पे भी ये भी खिलवाड़ नहीं होगा। प्लास्टिक पे भोजन नहीं रखना चाहिए जो हमारे सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। फिर लिखा रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट एंड रीयूज देम, जो प्लास्टिक्स होता है उन्हें रिसाइकिल के लिए रिसाइकिल करना चाहिए और उसके साथ साथ बार बार यूज करना चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स ऑन द स्ट्रीट्स और इन द वाटर बॉडीज, और हमें प्लास्टिक बैग्स को गलियों में या फिर वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट डिस्पोज प्लास्टिक बैग्स इन ए सीवेज लाइन्स, और उसके बाद जो प्लास्टिक्स होता है उनको सीवेज लाइन्स में भी नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो सीवेज लाइन्स क्या होते हैं, चोक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार ये चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम सभी लोग जब भी पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए।